नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम अपने YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम भारत के संविधान भाग 1 और भाग 2 के विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिसमें दो टीमें हैं। लड़कियों की साइड से प्रतिमा, सोनम और करिश्मा जी हैं। लड़कों की साइड से प्रिंस, प्रदीप और सत्यम जी बैठे हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं और मैं पहला प्रश्न ही पढ़ता हूं, जो कि लड़कियां आपको बताना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं और भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? भाग एक में एक से चार अनुच्छेद एक से चार तक है। और जो अनुच्छेद एक में है उसको तीन खंडों में विभाजित किया गया है। क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज थ्री। क्लॉज वन में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और क्लॉज दो में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और क्लॉज थ्री में अ, राज हमारे देश में कितने क्षेत्र होंगे उनके बारे में। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आगे के क्वेश्चन है कि आर्टिकल 1 क्या है? आप बताना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने अभी करिश्मा जी ने बताया कि भारत राज्यों का संघ है और भाग एक के तहत उन्होंने अनुच्छेद एक को भी बताया। तो उसी प्रश्न को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अनुच्छेद एक में यही वर्णन है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यानी कि हमारे भारत में जो है संघ के अधीन ही राज्य आते हैं। जैसे अमेरिका क्या है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो वहाँ के राज्यों को अलग अलग नागरिकता और वहाँ के राज्यों में अलग अलग झंडे का निशान भी है, जो कि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारा भारत एक यूनियन है और हम एक यूनियन के तहत ही आते हैं। तो इसी यही भाग एक में कहा गया है कि भारत क्या है, हमारा राज्यों का संघ है। बहुत अच्छा सत्यम जी ने, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 क्या है? आप बताना चाहेंगे प्लीज? अनुच्छेद 2 में यह है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का राज्य बना दिया गया और संघ में शामिल कर लिया गया। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों से जो भारत का हिस्सा नहीं है उनके प्रवेश से संबंधित। बहुत बढ़िया, ने भी अच्छा बताया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? बताना चाहेंगे? अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण है। किसी राज्य को दो भागों में बांटना है, किसी राज्य को अलग करना है या राज्यों का नामकरण परिवर्तन करने में तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। ये आपने बताया कि आर्टिकल 3 में मतलब राज्यों के नाम में परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए, अनुच्छेद 4 क्या है? ठीक है। अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 तहत है। इससे कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसे 368 आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यों की सीमा में परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यों की सीमा में परिवर्तन की शक्ति संसद में निहित होती है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि संसद क्या होता है। संसद संघ की विधायिका होती है। संसद संघ की विधायिका होती है। इसमें तीन निकाय होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये अनुच्छेद 79 में दिया है और इसका उद्देश्य होता है कानून का निर्माण करना। कि इन्होंने बताया कि संसद जो है कि संघ की विधायिका होती है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की राज्यों की सीमा में परिवर्तन किस प्रकार से बहुमत से किया जाता है? साधारण बहुमत। मतलब संसद में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस वन। चलिए ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि संसद में उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस एक होना चाहिए, जिसको साधारण बहुमत कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो
कोई बताना चाहेगा? मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन अगला। फजल अली आयोग से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि फजल अली आयोग से क्या समझते हैं, तो फजल अली आयोग जो फजल अली जी थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो कि उन्होंने सन 1953 में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसमें पहले तो वो थे और 2 अन्य थे। इनका ये कहना, इस फजल अली आयोग में इन्होंने ये कहा कि राज्य पुनर्गठन जो भाषाई आधार पे होना चाहिए था, होना है, उसको लागू किया जाएगा। लेकिन उसमें इन्होंने ये प्रावधान भी रखा कि अगर कोई भी राज्य गुजरात का है तो वो गुजराती बोलता है, तो ऐसा प्रावधान नहीं रहना चाहिए कि वो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता है या वहाँ पे नहीं रह सकता, या कोई महाराष्ट्र का है या उसे मराठी आती है तो वो गुजरात में नहीं निवास कर सकता। उन्होंने यही 2 प्रावधान रखे कि इसको ये नियम नहीं लागू होगा, और उन्होंने भाषाई आधार पर इसको सन 1956 में गठित करने की निर्णय दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे तरीके से बताया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यश के धर आयोग से आप क्या समझते हैं, बताना चाहेंगे आप? इसके धर शर्मा आयोग के धर आयोग इसके धर आयोग जो है उसमें कहा गया कि भाषा के राज्य का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होगा, इसका विभाजन प्रशासनिक आधार पर हो जाएगा। करते हैं। चलिए, जेवीपी आयोग क्या होता है? जेवीपी आयोग जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने इस गठन का गठन किया था। और इन्होंने भी, जैसे कि आपने एसके समिति के बताई, इन्होंने उसी फेवर में बात की कि राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर वही आगे चल के जो है फजल अली आयोग ने फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने इसकी सहमति दे दी, तो बाद में इसको लागू कर दिया गया। चलिए, आपने अच्छे तरीके से बताया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? के आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 में। बहुत सही आरती जी, आपने तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ बता रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है जो संप्रभुता क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? संप्रभुता से तात्पर्य है कि संप्रभुता किसी भी देश के स्वतंत्रता को इंगित करता है। जैसे हमारा भारत पहले ब्रिटिश की हुकूमत में था और यहाँ भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, लेकिन जब से भारत आज़ाद होने के बाद अब हम किसी के बाध्य नहीं है, किसी भी निर्णय के लिए हम बाहरी या किसी अन्य क्षेत्र से बाध्य नहीं है। हमारा कोई बाह्य कोई निर्णय हो या आंतरिक निर्णय हो, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। यही संप्रभुता हमारी है कि हम अब ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश के कोई भी निर्णयों के लिए हम अब स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। यही हमारी संप्रभुता है, यानी इससे हम स्वतंत्र हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। बहुत बढ़िया आपने बताया। जैसा कि मतलब संप्रभुता का मतलब होता है कि आप खुद के निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कितने राज्य थे, जी बताइए? 17 राज्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने बताया कि 17 थे तो रहे होंगे, मुझे नहीं याद है। क्या मतलब सही है, इन्होंने सही बताया है या फिर कुछ मतलब इसमें कमियां हों जो आप अगर बताना चाहें तो लीजिए बताइए। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि सही बताए हैं तो हो सकता है सही ही बताए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देसी रियासतों की संख्या कितनी है? देशी रियासतों की संख्या जो है 562 है। देसी रियासतों की संख्या 562 है। क्या इसमें आप कोई करेक्शन वगैरह करना चाह रहे हैं?
सही है। में कुछ हुआ था, जैसे हैदराबाद और कुछ हुआ था। देसी रियासतों की संख्या 562 है। और स्वतंत्रता के बाद जो 3 ऐसी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इन तीनों रियासतों को मिलाने का कार्य वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। और जम्मू कश्मीर जो है विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और हैदराबाद हैदराबाद जो है जनमत संग्रह से भारत में विलय किया गया था। और जूनागढ़ जो है जैसा कि, चलिए ठीक, जैसा कि इन्होंने बताया प्रदीप जी की 562 रियासतें थी और बाद में 3 जो थी कि वो खुद को स्वतंत्र होना चाहती थी। तो उसमें पहला जम्मू कश्मीर है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया था। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया था। और तीसरे नंबर पर आता है हैदराबाद, जिसको कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा अपने भारत में मिला लिया गया था। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद प्रावधान हैं, बताइए। भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, प्रावधान हैं। चलिए बढ़िया है, आपने बताया। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए प्रिंस। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को किस दो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? ये हमारे लड़कियों की तरफ से इन्होंने थोड़ा गले में इनके हिचकिचाहट थी, तो थोड़ा शब्दों को बयान नहीं कर पा रही थी, तो माइक इन्होंने हमें थमा दिया। तो हम इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 को किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 दिसंबर 2019 को क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न मेरा प्रदीप जी से होगा, और है कि हमारे देश को भारत क्यों कहा जाता है? तिब्बत में एक जनजाति थी, राजा रत्य मैं इसी क्वेश्चन को और बढ़ाना चाहता हूँ। आप बताइए, हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन हम बाहर विदेशों में इंडिया नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्या वजह है, बताइए कृष्ण। हमारे देश को इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी, तब उनका कहना ये था कि मतलब भारत का नाम बहुत कम जगह है, वो इसका नाम चेंज करके इंडिया रखें। और इंडिया रखने का कारण ये था कि वो अपने, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो 25% हर जगह इंडिया का ही नाम था। इससे क्या, इंडिया को अधिक से अधिक लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, इस समय इसका मतलब कि उस समय लोग भारत को कम जानते थे इंडिया के मुकाबले। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों का संघ का तात्पर्य क्या है, बताएंगे आप? राज्यों के संघ का तात्पर्य है, जो राज्य है वो टूट सकता है लेकिन संघ टूट नहीं सकता है। और इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं कि अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ। हाँ, सॉरी, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ होगा, जैसे संघ नहीं विभाजित हो सकता है लेकिन राज्य विभाजित हो सकते हैं। चलिए अच्छी है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना, कौन बताएगा? सिक्किम भारत का सह राज्य
कब बना? 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी। क्या इन्होंने सही बताया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1956 में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे? कौन बताएगा? 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा। फिर उसके बाद अब बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? देश बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहले तो आपके पास क्षेत्रफल होना चाहिए और उस क्षेत्रफल में आबादी होनी चाहिए। वहाँ फिर सरकार होनी चाहिए और सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। बहुत सही आपने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। और भारत की नागरिकता का स्वभाव कैसा है? कौन बताएगा? भारत की नागरिकता का स्वभाव जो है एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता मतलब कि हम भारत में रह के एक ही नागरिकता ले सकते हैं, बस भारत की। चलिए लिखिए लुकी, यह बता नहीं पा रही है। फिर से बताना चाहेंगे आप? फिर से बताइए। भारत का जो स्वभाव है मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पे है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के साथ साथ अन्य देशों की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए OCI कार्ड आता है। चलिए ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया है और आगे बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता का भारत की नागरिकता का नकल किस देश से ली गई है? भारत की नागरिकता का नकल ब्रिटेन देश से ली गई है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? कौन बताएगा? आप बताएंगे लड़कियों की साइड से? 5 तरीके होते हैं। वंश के आधार पे जन्म के आधार के वंश के आधार पे पंजीकरण, देशीकरण और भूख और विलय। ये डरिए मत, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 क्या है? कौन बताएगा? आप बताएंगे प्रिंस? अनुच्छेद 5। चलिए ठीक है, कौन कौन बताना चाहेगा इसको? आप बताना चाहेंगे? जो हमारा अनुच्छेद 5 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें ये लिखा गया कि भारत के नागरिकता किसको देना है और किसके पास है, तो इसी का वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है। अब थोड़ा सा हमारे सिस्टम में कुछ थोड़ा सा वो हो गया है, तो हमारे जो कैप्टन हैं वो कर रहे हैं, तो आगे सेशन को हम बढ़ाना चाहेंगे ताकि कोई देरी ना हो। तो आगे के सेशन का क्वेश्चन हमारा ये है कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे ली जा सकती है। लड़कियों की तरफ से कोई बताना चाहेगा? जी। अगर कोई व्यक्ति विदेश से भारत आया तो उसे 12 वर्ष रुक के पंजीकरण कराना पड़ेगा और 8 के तहत उसे 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वो विदेश में अगर कोई अपराध किया हो तो 2 वर्ष से ज़्यादा सजा न खाए। बहुत बढ़िया इन्होंने बोला, जैसे कि इन्होंने बताया कि 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए और विदेश में उसके 2 वर्ष सजा के प्रावधान ना हो या फिर सजा नहीं काट लिया हो। चलिए ठीक, 2 वर्ष से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वंश के आधार पर नागरिकता किसे मिलती है? कौन बताएगा? चलिए ठीक है, सॉरी मुझसे थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? आगे देखते हैं।
वंश के आधार पर नागरिकता 1950 से लेकर 1947 के बीच में अगर कोई व्यक्ति का पिता अगर देश में अगर वह भारत का नागरिक है और उसका जो बच्चा है विदेश में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। और अगर उसके बाद में 1947 से के बाद में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दूसरा प्रावधान है, चाहे उसके लिए माता या पिता कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक होगा। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, जैसे कि अगर माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए तब आपको नागरिकता मिल सकती है, दोनों नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या है, कौन बताएगा? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आया हो 19 जुलाई और 1948 के पहले आया तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगर बाद में आएगा तो उसे 6 महीने रुक के पंजीकरण कराना। चलिए ठीक, कितने, 6 महीने? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है, कौन बताएगा? आप बताएंगे क्यों? अनुच्छेद 7 में अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले अगर यहाँ पे रहता है भारत में तो भारत का नागरिक होगा। और अगर 1 मार्च 1947 के बाद आता है तो उसे 6 महीने रुककर पंजीकरण करवाना पड़ेगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप बताएंगे? कि अभी अभी इन्होंने बताया कि पाकिस्तान से आकर नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में इन्होंने अनुच्छेद 6 के बारे में बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 6 होगा, जो कि अभी इन्होंने आरती जी ने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया, तो यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? कौन बताना चाहेगा इसको? CAA एक नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह 31 दिसंबर 2019 को यह आया। इसका कार्य था कि हमारे 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 31 दिसंबर 2019 के पहले आए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने को दिया गया है। और CAA का हम फुल फॉर्म बताना चाहेंगे। CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि जब संसद में ये पारित हुआ तो जब हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी ने कर दिया तो ये एक्ट हो गया। और इसी के तहत ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन 6 धर्मों लोगों को, ये 6 अल्पसंख्यक धर्मों लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। जी बहुत बहुत बढ़िया सत्यम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, अनु अनुच्छेद 8 क्या है, कौन बताएगा? अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल वंश है। भारतीय मूल वंश जैसे कि मतलब जो लोग भारत के होंगे उन्हीं को नागरिकता मिलेगी, या फिर और कुछ भी प्रावधान है इसका है? आप बताना चाहेंगे, करेक्शन करेंगे इसमें? इसे आसानी तरह से ये कह सकते हैं कि आज आप विदेश भ्रमण या कहीं टूर पे जाते हैं दूसरे देश में, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 9 में क्या दिया हुआ है? यदि आप स्वेच्छा से किसी के देश की नागरिकता ग्रहण, भारत की नागरिकता, आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? अनुच्छेद 2 में भाग 2 में अब तक कुल 10 संशोधन किए जा चुके हैं। भाग 2 में
भाग 2 में टोटल जो है 1955 के तहत 1955 के नागरिकता भूल गए। भाग 2 में जो संशोधन किए गए हैं अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अब तक कुल इसमें 10 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि नागरिक भाग 2 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें 2 बार मतलब अब तक 10 संशोधन किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान क्या है? कौन बताएगा? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता अगर कोई विदेशी अगर हमारे भारत में आकर नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 वर्ष रुक करके भारत में पंजीकरण करवा लेगा तो भारत का नागरिकता ले सकता है। किसी भी धर्म का यहाँ पर आने के बाद 7 वर्ष उसको रुकना अनिवार्य है, फिर उसके बाद वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है आपके अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या है? प्रिंस जी आप बताइए। अनुच्छेद 10 में यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोध कार्य न करें। अगर देश का उल्लंघन या किसी के बहकावे में आकर अशब्द का प्रयोग किया तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, इन्होंने बहुत सही बताया जैसे कि नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो मैं पूछना चाहूँगा नागरिकता समाप्त करने के या फिर मतलब कि छोड़ देने के लिए या आपको बर्खास्त करने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से बताइए। अगर किसी की भी नागरिकता को समाप्त करना हो तो उसके 3 तरीके हैं: स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्त और वंचित। चलिए जैसे कि उन्होंने बताया कि 3 है, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्त और वंचित। तो आगे बढ़ते हैं। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद में है? बताएंगे किसी को? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को, और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है। इसी के तहत नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 लाया गया था। बढ़िया, इन्होंने बताया कि जो कि चलिए रोके, कटना है ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? अगर हम 7 वर्ष बिना बताए भारत से बाहर रहे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती या कोई है जो इसको और अच्छे तरीके से बता सकता है? चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? कौन बताएगा? वंचित नहीं किया जा सकता। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 9 में जैसे मैंने बताया था कि आप विदेश भ्रमण या कहीं घूमने जाते हैं, नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, तब वंचित नहीं की जाएगी। नहीं नहीं, आपने बताया पर लेकिन आप गलत हैं। जैसे
नागरिकता जो है कि वंचित भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। वह दो दो समय नहीं किया जा सकता आपको, या तो आपके देश में आपातकालीन लगी हो या फिर कोई बाह्य युद्ध चल रहा हो। इस समय आप आर्टिकल 21 का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना बताते हैं। चलिए चलिए ठीक है, आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं और